अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के मैथमेटिक्स के लेसन में हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फेडरल बोर्ड, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर 2 से लिया गया है। इस लेसन के बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पावर एन। मतलब कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और इसकी पावर है कोई n। अब n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, और इसी तरीके से मतलब यहाँ पर चले हम ये कहते हैं ज़ीरो ना भी होगा, ज़ीरो होगा तो फिर तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर 1 ही आंसर आएगा। इसलिए हम ज़ीरो के अलावा +-1 +-2 इस तरह से कोई भी नंबर ले सकते हैं। और या फिर हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस शेप का हो कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस एयोटा y1, ठीक है, और इसको डिवाइड किया जा रहा है x2 प्लस एयोटा y2 से, ठीक है, यानी इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर इसकी पावर जो है वो n लेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह के अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए और फिर हमसे कोई आप इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताओ तो ये बड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब देखें जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो है नंबर है, फर्स्ट करें मैं खुद से कोई नंबर फर्स्ट कर लेता हूँ, 1 प्लस √2, ठीक है, आयोटा √2, ठीक है, और इसका जो है या आप चलें इसको हम यूँ लिखते हैं 1 प्लस आयोटा, ठीक है, हम ऐसे कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा लिख लेते हैं और इसकी होल पावर कर लेते हैं हम 100, ठीक है। अब कोई हमें कहता है कि बताएं इसका रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। अब जारी बात है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं, ठीक है, क्यूब का जानते हैं, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह आप पढ़ेंगे नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर फिर हम किस तरीके से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बता पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, जो कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो ये a प्लस एयोटा बी है, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसके पोलर फॉर्म में, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल टू होता है r cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा r साइन ऑफ थीटा के, ठीक है। अब हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे और r कैसे फाइंड किया जाता है ये आप जानते हैं कि ये आप रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर का सम कर लेते हैं, ठीक है, और जो एंगल है आर्गुमेंट है इसको आप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट इनवर्स लेकर b ओवर a, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट से डिवाइड करके इसका टेंजेंट इनवर्स लिया जाता है, तो इस तरह से आपको एंगल पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है वो इसको मतलब फाइंड करने का फार्मूला है जो कि हम इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे और फिर इसमें एक रिलेशन भी लगाएंगे जिसको हम कहते हैं डी मॉर्वियस थ्योरम, ठीक है। डी मॉर्वियस थ्योरम क्या था जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर इस थ्योरम के मुताबिक जो है उसकी अगर पावर जो है n है, जैसे मैं ये कहता हूँ कि कॉज ऑफ थीटा, मतलब इसमें r जो है वो हमने फर्ज किया कि वो 1 है अगर, ठीक है, यूनिट सर्कल की बात की जा रही है, प्लस एयोटा साइन थीटा, ठीक है, और इसकी पावर n है, तो n जो है वो एंगल में आ जाएगी बात, ठीक है। और अगर इधर r लिखा हो तो उसकी पावर भी n हो जाएगी। वो तो एक आम सी बात है कि अगर r लिखा हुआ है, ठीक है, तो चूंकि जो भी उस पावर के अंदर नंबर होते हैं उनकी सेम पावर, तो r पावर n अलग हो जाएगी, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम r को 1 ले लें, फर्ज कर लें, तो ये फिर इस थ्योरम के मुताबिक ये इक्वल होगा कॉज ऑफ n टाइम थीटा, मतलब इस पावर को हम इस एंगल से
मल्टीप्लाई कर देंगे उतने टाइम ये बिगर हो जाएगा, या उतने टाइम ये और मतलब बिगर मींस के इसकी रोटेशन बढ़ जाएंगी, ठीक है, या इसकी वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। तो ये हमारे पास ये डे मॉर्गन्स थ्योरम है, जो कि हम इसी क्वेश्चन के लिए जो है ये दोनों जो ऊपर वाला फार्मूला और ये नीचे वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो ये 1 प्लस आयोटा है इसकी पोलर फॉर्म क्या बनती है, ठीक है, चाहे तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं जी पोलर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें 1 प्लस आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें इसमें अगर आप ये हमारा जी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें अगर ए देखें तो वो 1 है रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट देखें तो वो भी 1 है, ठीक है। और अगर रेडियस लिया जाए तो ये आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन जाता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। रेडियस आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये आपके पास आ गई वैल्यू। और इसी तरीके से अगर आप जो है वो टेंजेंट थीटा लिखते हैं बी ओवर ए 1 डिवाइडेड बाय 1, जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर टेंजेंट मतलब थीटा देखना हो तो वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 के, ठीक है। और टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है जी 45 डिग्री के, ठीक है। तो हमारे पास एंगल डिग्रीज में आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। एंगल भी पता चल गया हमें, आर की वैल्यू भी पता चल गई। तो अब हम यहाँ पर 1 प्लस आयोटा को लिख सकते हैं, ठीक है, आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। मतलब ये पोलर फॉर्म में अब इनकी वैल्यूज में सिर्फ लिखूंगा, आर की जगह लिखेंगे जी हम √2, ठीक है, और ब्रैकेट कोसाइन 45 डिग्री, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यही रिजल्ट आएगा, मतलब ये आपस में बराबर है 1 प्लस आयोटा और ये आंसर, ठीक है। लेकिन अब हम इसकी पावर ले रहे हैं कितनी 100, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे होल पावर ले लेंगे कितनी 100, ठीक है। अब डे मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग डे मॉर्गन्स थ्योरम। इसकी स्पेलिंग्स को एक दफ़ा लिख लेते हैं, डे मॉर्गन्स थ्योरम। तो इसके मुताबिक जो है फिर ये पावर जो 100 है ये एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 45 100 से मल्टीप्लाई होकर 4500 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा पावर 100 जो है वो इक्वल टू आ जाएगी √2, और इसकी पावर 100 अलग हो जाएगी, ठीक है, इसकी पावर 100 अलग हो जाएगी। और ये जो नंबर है कॉज ऑफ ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 डिग्री से, ठीक है, और प्लस आयोटा इसी तरह साइन ये 100 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 डिग्री से, ठीक है जी। ये बात आपको समझ आ गई। अब इससे आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा √2 जो है इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 1/2, और इसकी पावर 100 भी है, मतलब ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जबकि कॉज ये बन जाएगा कितना 4500, ठीक है, 4500 डिग्री, और प्लस आयोटा साइन 4500 डिग्री। अब ये बात हम जानते हैं कि अगर हम एक सर्कुलर रोटेशन के हवाले से देखें तो एक जो सर्कल होता है हमारा वो 360 का होता है, इसका मतलब एंगल जो होता है 360 के बाद रिपीट करना शुरू हो जाता है। ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं साइन थीटा और कोसाइन थीटा हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम अगर कैलकुलेटर से चलें से अपनी आसानी के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो हम इन वैल्यूज़ को देख सकते हैं कि ये क्या आ रही हैं, ठीक है। चलें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी ये हमने कॉज की वैल्यू लेनी 4500 पे, ठीक है, 4500 पे कॉज की वैल्यू कॉस्ट फंक्शन की ये आती -1, ठीक है। यहाँ पर 2 पावर रह जाएगी 50, ठीक है, यह आती है -1, ठीक है। अब ये क्वाड्रेंट के हवाले से क्योंकि कॉज जो है कोसाइन नेगेटिव होता है, ये बात हम जानते हैं कि ये मतलब जो है कॉस थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। मतलब इसको देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से। चलें यहाँ पर हमने बात समझी थी कि x जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ठीक है, x जो होता है वो कॉस थीटा होता है। तो ये सॉरी x मतलब कॉस थीटा जो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, जबकि फर्स्ट और फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो इसलिए इसका तो ये एंगल जब 4500 डिग्री बनेगा तो या तो ये थर्ड में होगा या ये मतलब या ये सेकंड में होगा या थर्ड में, लेकिन अब साइन हमें बताएगा कि ये साइन 4500 डिग्री की क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन भी मिल सकती है यहाँ से, ठीक है। चले हम देखते हैं कि अगर हम साइन 4500 लें तो इसका आंसर कौन से साइन के साथ 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। साइन अगेन इसको देखते हैं जी 4500 पे, सॉरी साइन 4500 पे ये इसकी वैल्यू दोबारा देख लेते हैं जी
4500, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करें 360 से तो कितनी रोटेशन बन रही है, ये 12.5 बन रही है, ठीक है। साइन 4500 पे ये बन जाता है 0, ठीक है। इसकी जीरो डिग्री वैल्यू मतलब जीरो, सॉरी, इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब आयोटा के साथ 0, इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि 2 पावर 50 जो है ये सिर्फ -1 + 0 आयोटा, मतलब कि आयोटा नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। और इसका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। रियल पार्ट नेगेटिव है जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0। इसका मतलब ये क्वाड्रेंटल लाइन पर है, ठीक है। ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये एक जो क्वाड्रेंटल लाइन होती है ये उसके ऊपर है, ठीक है। अब वो जारी बात है कि x नेगेटिव है और y 0 है, तो ये यहाँ पर होगा, मतलब ये x एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। और अब हम इसमें देखते हैं 2 पावर 50 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये बन जाएगा इसका रियल पार्ट जो हमारा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो रियल पार्ट है वो आएगा -2 पावर 50। अभी आप देख लेंगे इसको कैलकुलेट करके कितना आता है, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है इसका ये हमारे पास आ रहा है 0, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने जो एक क्वेश्चन था हमारा जो कि सिंपल फॉर्म में था, हमने उसको स्टैंडर्ड में लाकर उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कैलकुलेट किए। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पावर n के ऊपर हमने बनाया। मतलब कि जैसे आपको एक एक्सप्रेशन नजर आ रहा है जी, √3 + आयोटा और इसकी होल पावर 7 है। अब देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और अब इसका रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये हमने बताना है। मतलब हो सकता है इसका रियल पार्ट 0 हो या हो सकता है इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो। ये तो जब हम एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे पावर 7 का फार्मूला। अब बात ये आती है कि पावर 7 का फार्मूला कैसे ओपन किया जाए। मतलब हमें तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला पता था, ठीक है, या फिर a + b होल क्यूब का फार्मूला हमने रीड किया हुआ है, ठीक है। ये 2 फार्मूलाज जो हैं वो हमने पहले से पढ़े हुए हैं। लेकिन अब इधर हम क्या करें, यहाँ के लिए फिर हमने एक जो है जब पोलर फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है। हमने पोलर फॉर्म में जब इस नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी किया था, तो हमने बात समझी थी कि जो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे √3 + आयोटा जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसको हम x + आयोटा y की शेप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बल्कि इसमें जो x है, मतलब ये x जो हमारा वो क्या है जी, वो √3 है, और y क्या है, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, आयोटा है, ठीक है। तो अब इसकी जो पोलर फॉर्म है वो क्या होती है कि x + आयोटा y को आप जो है वो लिख दो, किस तरह से लिख दो जी, आप इसको लिख दो r कोसाइन थीटा + आयोटा, ठीक है, y की जगह r साइन थीटा, इस शेप में। तो ये जो r और थीटा वेरिएबल में आप इसको कन्वर्ट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये इसकी पोलर फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। और फिर इसकी पावर अगर हम 7 ले रहे हैं, ठीक है, तो इस पे डी मॉर्वियस थ्योरम जो है अगर हम वो अप्लाई कर लें, ठीक है, तो उसके मुताबिक जो है, यहाँ पर उसके नाम में लिख देता हूँ, डी मॉर्वियस जो है, इस थ्योरम को अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, तो इसके मुताबिक जो ये पावर होती है, ठीक है, मतलब जो राइट साइड आपको नजर आ रही है, ये पावर जो है ये एंगल के साथ आ जाएगी। मतलब r की पावर भी 7, या r कॉमन ले लें आप, ठीक है। यहाँ पे कोसाइन थीटा + आयोटा साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। और इनकी कंबाइन पावर जो है वो 7 है, इनकी कंबाइन पावर 7 है। अब r की पावर 7 अलग कर लें, r की पावर 7 अलग कर लें और ये पावर 7 अलग कर लें, और फिर डिमॉर्वियस थ्योरम के मुताबिक जो है ये पावर जो है ये इस जो एंगल है उसके इतने टाइम्स वो एंगल में रोटेशन आ जाएगी। मतलब कोसाइन ऑफ 7 थीटा हो जाएगा + आयोटा साइन ऑफ 7 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो x + आयोटा y है हमारा नंबर जिसकी पावर 7 है, ये इसकी मतलब हम इस तरह से इसका रियल पार्ट देखें तो ये r पावर 7 कोसाइन 7 थीटा है, और इसका इमेजिनरी पार्ट अगर देखें तो ये r पावर, बल्कि r पावर 7 यहाँ भी आना था जी, r पावर 7 और मतलब साइन 7 थीटा है, ठीक है। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब अगर हमें थीटा और r की वैल्यू पता चल जाए तो हम बड़े आसानी के साथ जो है वो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब x और y आपको पता है कि y 1 था, सॉरी यहाँ पे मैंने आयोटा लिख दिया, y 1 है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 1 था हमारे क्वेश्चन का। तो इधर हम लिख देंगे √3 + 1 टाइम आयोटा, मतलब आयोटा और इसकी पावर 7 है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, ये हमें रिक्वायर है। इसे मैं
क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। ये अब जब हमें पता चल जाएंगी तो हम बता सकेंगे रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या। अब आर जो है, आर अगर आप देखें तो आर इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहां से x क्या थी जी, रियल पार्ट था। रियल पार्ट अभी हमने देखा √3 है, इसका स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट 1 है, इसका स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट 1 है, इसका स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है ये किसके इक्वल होता है, ये r, मतलब r जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के इक्वल है। तो आपको r की वैल्यू पता चल गई है। अब अगर हमें थीटा एंगल बताना है तो हम जानते हैं कि टेंजेंट जो थीटा है ये इक्वल होती है रेशो परपेंडिकुलर और बेस की, मतलब y ओवर x की, ठीक है। मतलब अगर इमेजिनरी एक्सिस हमारा y और रियल एक्सिस x है तो y ओवर x आ जाएगा। और यहाँ से एंगल जो है थीटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x आ जाएगा। y क्या था जी, y था 1 और x था √3, तो 1/√3। 1/√3 मतलब टेंजेंट किस एंगल के ऊपर 1/√3 जवाब देता है, वो एंगल अगर हम देखें तो वो 30 डिग्री का है, वो 30 डिग्री का है। या इसको अगर रेडियंस में देखें तो वो π/6 रेडियंस बनता है, ठीक है, π/6 रेडियंस बनता है। तो अभी हमें एंगल भी पता चल गया है और हमें r की वैल्यू भी पता चल गया। अब अगर हम अब ऊपर जो फार्मूला मैंने लिखा है इसमें अगर ये वैल्यूज दर्ज कर लें, ठीक है, यहाँ पर, तो अब हम जवाब दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर r की जगह 2 लिखेंगे, ठीक है, r की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 पावर यहाँ पे आएगी 2 पावर 7, ठीक है, 2 पावर 7 और कोसाइन 7 थीटा कितना है जी 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री प्लस आयोटा, ठीक है, r पावर 7 मीन्स के 2 पावर 7 और साइन 30 डिग्री आ गया, ठीक है, 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर अब मतलब अगर हम ये सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को तो हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। हम बता सकते हैं कि रियल पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, ठीक है। चलें इसकी तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इनकी वैल्यूज निकालते हैं। देखें यहाँ पे बन गया 2 पावर 7 जो 2 पावर 5 होती है 32, फिर उसका डबल करें 64, उसका डबल करें तो 128, ये बना 128। अब ये बन जाएगा कोसाइन 7 30 से मल्टीप्लाई करें 210 डिग्री, ठीक है, प्लस आयोटा इसी तरह 128 मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन कितना बन जाएगा जी, साइन यहाँ पर 7 था, 7 थीटा था, ठीक है, 7 इंटू 30 तो ये बना 210 डिग्री, ठीक है। अब कैलकुलेटर से हम वैल्यू निकाल सकते हैं जी। अगर आप देखें तो कोसाइन 210 डिग्री की वैल्यू 210 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री में ही है हमारा कैलकुलेटर, और किसकी वैल्यू लेनी है जी, कोसाइन की, ये कॉस फंक्शन है, कितनी आती है नेगेटिव में 0.8660, जो कि √3/2 की वैल्यू। अगर आप √3/2 को √3 को 2 पे डिवाइड करें 0.866 आता है। यहाँ पे चेक भी करा देता हूँ, √3 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आप देख सकते हैं, तो नेगेटिव में √3/2 आंसर आ रहा है, ठीक है जी, नेगेटिव में √3/2 आंसर आ रहा है। अब क्यों आ रहा है जी, क्योंकि क्वाड्रेंट थर्ड बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है और साइन भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहाँ भी जो वैल्यू आएगी हमारी वो नेगेटिव में ही आएगी। चलें इसको भी देख लेते हैं कि साइन 210 डिग्री पे क्या वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 210 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0.5 नेगेटिव में, मतलब हाफ आ रही है, -1/2 आ रही है, ठीक है। अब ये 2 128 को कैंसिल कर देगा, 64 रह जाएगा। यहाँ भी ये 2 1 टाइम 2 2 जो है वो 64 टाइम जो होता है वो 128 होता है। ये बना -64 √3, ठीक है, ये रियल पार्ट आ गया, और माइनस प्लस माइनस माइनस 64 आयोटा, ठीक है। तो अब हम बता सकते हैं कि रियल पार्ट जो हमारा नंबर था कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ मतलब √3 प्लस आयोटा पावर 7 का, ठीक है, इसका रियल पार्ट है -64 √3, ठीक है। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे IMG लिखेंगे, IMG इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर, मतलब सेम यही √3 प्लस आयोटा और इसकी पावर 7, ये कितना आ जाएगा -64 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे ऐसे नंबर्स जो कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनकी होल पावर बहुत ज्यादा हो, मतलब ये 7 लिखा था 100 हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सर्कल में रोटेशन होती है क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो कहने का मकसद ये है कि अब कोई भी पावर हो इंटीजर्स में से, ठीक है, इंटीजर्स में से कोई भी पावर हो, तो हम
और कोई भी और दूसरी भी पावर हो सकती है, ठीक है, और दूसरी भी कोई पावर हो सकती है। हम उसकी मदद से बड़े आसानी के साथ डी मॉर्बियस थ्योरम को अप्लाई करते हुए इस मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं।